दुनिया आपको सिखाती है कैसे टॉप ग्रेड्स लाने हैं, कैसे बड़ी डिग्रियां लेनी हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे खुद को संभालना है जब सब कुछ बिखर रहा हो। जब असली जिंदगी सामने खड़ी होती है, तब काम आते हैं वो स्किल्स जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि सिर्फ आईक्यू नहीं, ईक्यू भी जरूरी है। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। और सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, ठहर कर समझना भी जरूरी है। अगर आप वाकई में अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं, अगर आप दूसरों से नहीं खुद से जीतना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, आपके सोचने के तरीके को हिला देने वाला अनुभव है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं उन स्किल्स की ताकत को जिन्हें अब तक आपने खुद भी अनदेखा कर दिया था। ये है द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। अध्याय 1, अवलोकन की शक्ति। अवलोकन का मतलब है ध्यान से देखना और समझना। ये एक बहुत जरूरी कला है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को अच्छे से समझने में मदद करती है। अक्सर हम बिना ध्यान दिए चीजें देख लेते हैं, लेकिन अगर हम सच में ध्यान लगाकर देखें तो हमें नई नई बातें समझ में आती हैं। ये अध्याय बताता है कि अवलोकन कैसे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। जब हम अच्छी तरह से देखते और समझते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। अवलोकन क्यों जरूरी है? हमारे चारों ओर हर दिन बहुत कुछ होता है। अगर हम ध्यान से न देखें तो हम बहुत सी जरूरी बातें मिस कर देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान लगाकर देखें तो हम छोटे छोटे संकेत पकड़ सकते हैं जो बाद में बड़े फायदे पहुंचाते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन ने एक बार एक सेब गिरते देखा और उस पर ध्यान दिया। इससे उन्हें गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ में आया। अगर उन्होंने उस सेब को नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद विज्ञान को इतनी बड़ी खोज नहीं मिलती। अवलोकन के प्रकार। अवलोकन सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, हम सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अवलोकन के कुछ प्रकार होते हैं। आंखों से देखना, ध्यान से सुनना, महसूस करना और समझना, किसी चीज के छोटे छोटे पहलुओं को जानना। अवलोकन की ताकत बढ़ाने के तरीके। अवलोकन की ताकत बढ़ाने के लिए हम कुछ आसान बातें कर सकते हैं। ध्यान लगाकर देखें और सुनें। जब कुछ देखें या सुनें तो पूरा ध्यान लगाएं। सवाल पूछें। जो चीजें देखें उनके बारे में सवाल करें। क्यों, कैसे, क्या। छोटी छोटी बातें देखें। चीजों के रंग, आकार, आवाज और हरकतों को देखें। ध्यान भटकने से बचें। मोबाइल और टीवी से दूर रहें जब आप ध्यान लगाना चाहते हों। नोट बनाएं। जो देखा और समझा उसे लिखें। इससे याददाश्त मजबूत होती है। प्रकृति को देखें। पेड़ पौधों और आसपास की चीजों को ध्यान से देखें। अवलोकन क्यों जरूरी है? अवलोकन से हम अपने काम में बेहतर होते हैं, रिश्तों में समझ बढ़ती है और सही फैसले ले पाते हैं। जब हम ध्यान से देखते और सुनते हैं तो हमें गलतियां कम होती हैं और हम बेहतर सीखते हैं। अगर अवलोकन कमजोर हो जाए तो? अगर हम ध्यान से न देखें या न सुने तो हम गलत फहमियों में पड़ सकते हैं। हमारी समझ कमजोर हो जाती है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। कहानी से समझिए। लेखक ने बताया है कि कई लोगों ने अच्छी अवलोकन की ताकत से बड़ी सफलता पाई है। जैसे एक वैज्ञानिक जिसने ध्यान से चीजों को देखा और नई खोज की। एक कलाकार ने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखकर सुंदर चित्र बनाए। निष्कर्ष, अवलोकन हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम ध्यान से देखें, सुनें और समझें तो हमारी सोच बेहतर होगी और हम जिंदगी में अच्छे फैसले कर पाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी देखने की जगह गहराई से देखें, छोटी छोटी बातों को समझें और उनसे सीखें। यही अवलोकन की असली ताकत है। अध्याय 2, बिंदुओं को जोड़ने की शक्ति। जब हम जीवन में कुछ नया सीखते हैं या कोई समस्या हल करते हैं तो अक्सर हमें अलग अलग बातों को जोड़कर एक पूरा चित्र बनाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बिंदुओं को जोड़ना कहते हैं। यानी हमारे पास जो अलग अलग जानकारी या अनुभव होते हैं, उन्हें जोड़कर हम समझते हैं कि उनकी आपस में क्या कनेक्शन है। यही कौशल हमें नए विचारों को जन्म देने और मुश्किल हालातों में सही रास्ता खोजने में मदद करता है। बिंदुओं को जोड़ने का मतलब क्या है? जब हम केवल अलग अलग बातें देखते हैं तो वे सिर्फ टुकड़ों की तरह लगती हैं, लेकिन अगर हम इन टुकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर बनती है।
इसी तरह जीवन में कई घटनाएं और बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमें बस ये समझना होता है कि वे कैसे जुड़ी हैं। ये कौशल हमें केवल जानकारी को याद रखने से आगे बढ़कर उसे समझने और उसका सही उपयोग करने में मदद करता है। ये किसी पहेली को जोड़ने जैसा है, जहां हर टुकड़ा मायने रखता है। बिंदुओं को जोड़ने की ताकत क्यों जरूरी है? इस दुनिया में हर दिन नई नई जानकारी आती है। हम अलग अलग क्षेत्रों से कई बातें सीखते हैं, लेकिन जब तक हम इन जानकारियों को जोड़कर समझ नहीं पाते, तब तक उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। जिन लोगों ने इतिहास में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने अक्सर अलग अलग विचारों और अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बनाया है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने तकनीक और कला को जोड़ा और एप्पल जैसी कंपनी की शुरुआत की। वो सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अलग अलग चीजों को जोड़कर एक नया तरीका निकाला। कैसे करें बिंदुओं को जोड़ना? बिंदुओं को जोड़ने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं। सभी जानकारियों को ध्यान से सुनें और समझें। जब आप कोई नई बात सीखें तो उसे ठीक से समझने की कोशिश करें। विचारों को जोड़ने की कोशिश करें। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करें। सवाल पूछें, क्यों ये बातें जुड़ी हैं? इसका मतलब क्या हो सकता है? अलग अलग क्षेत्रों से सीखें। जब आप सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, तब ज्यादा बिंदुओं को जोड़ पाएंगे। ध्यान लगाकर सोचें। रोजाना थोड़ा समय सोचने के लिए निकालें कि आपने क्या सीखा और कैसे उसे जोड़ सकते हैं। नोट बनाएं। अलग अलग विचारों को लिख कर देखें। इससे कनेक्शन समझना आसान होता है। बिंदुओं को जोड़ने से क्या फायदा होता है? नई चीजें सीखना। जब आप अलग अलग जानकारियों को जोड़ते हैं तो आप नई चीजें समझ पाते हैं। समस्याओं का हल। मुश्किल समस्याओं को हल करने में ये मदद करता है, क्योंकि आप अलग अलग नजरिए से सोच पाते हैं। रचनात्मकता बढ़ती है। आपके दिमाग में नए नए विचार आते हैं। फैसले बेहतर होते हैं। आप सोच समझकर सही निर्णय ले पाते हैं। जीवन में सफलता। आप अपने अनुभवों और सीख को बेहतर ढंग से उपयोग कर पाते हैं। बिंदुओं को जोड़ने में आने वाली मुश्किलें। कई बार हम अलग अलग बातों को जोड़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमारी सोच सीमित होती है। हम जल्दी में होते हैं और गहराई से सोच नहीं पाते। हम नए विचारों को स्वीकार नहीं करते। हम पुराने ज्ञान से चिपके रहते हैं और नए कनेक्शंस बनाने से डरते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी सोच को खुला रखें और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहें। कहानी से समझिए। लेखक ने एक प्रेरणादायक कहानी बताई है, जहां एक युवा छात्र ने अलग अलग विषयों के ज्ञान को जोड़कर एक नया आविष्कार किया। उसने अपने गणित, विज्ञान और कला के ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा मॉडल बनाया जो सबके लिए उपयोगी साबित हुआ। ये सफलता केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने की कला सीखी। बिंदुओं को जोड़ने की शक्ति कैसे बढ़ाएं? नई चीजें सीखते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अलग अलग विषय पढ़ें। केवल अपनी पढ़ाई तक सीमित न रहें। ध्यान से सोचें। किसी भी विषय को पढ़ने के बाद सोचें कि इसे किस तरह से दूसरे विषयों से जोड़ा जा सकता है। अपने अनुभव साझा करें। दूसरों से बात करें, उनके अनुभव सुनें और अपने विचार साझा करें। रचनात्मक बनें। नए आइडिया सोचने से न डरें। प्रयोग करें। जो भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और देखें कि कैसे अलग अलग बातें जुड़ती हैं। निष्कर्ष। बिंदुओं को जोड़ने की शक्ति हमें जीवन में नई राह दिखाती है। ये हमें सोचने, समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अगर हम अपने अनुभवों, ज्ञान और सीखे हुए सबक को जोड़कर देखें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर दिन ध्यान से देखें, सुनें, सीखें और अपने ज्ञान के बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करें। यही सफलता का रास्ता है। अध्याय 3। सुनने की ताकत। सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम में से बहुत लोग सुनना सिर्फ आवाज सुनने तक सीमित समझते हैं, जबकि असल में सुनना मतलब होता है ध्यान से समझना और पूरी तरह से ध्यान लगाकर किसी की बात को ग्रहण करना। ये कौशल न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में सफलता पाने में भी मदद करता है। सुनने का मतलब क्या है? सुनना केवल कान से आवाजों को पकड़ना नहीं है। असली सुनना है पूरे दिल और दिमाग से किसी की बात को समझना। इसका मतलब है कि जब कोई बोल रहा हो तो हम पूरी तरह से उसके शब्दों, भावों और भावनाओं को महसूस करें। सही सुनना हमें दूसरों की सोच, जरूरत और समस्या को समझने का मौका देता है। सुनने की ताकत क्यों जरूरी है? जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें सही जानकारी मिलती है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं।
कामकाज में भी अगर हम अपने सहकर्मियों, ग्राहकों या बॉस की बात ध्यान से सुनेंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे और गलतियां कम होंगी। सुनने की ताकत से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुनने से हमें नए विचार, अनुभव और जानकारियां मिलती हैं। यही वजह है कि अच्छे नेता और सफल लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। सुनने के प्रकार। सुनना कई तरह का होता है। सिर्फ सुनना, जब हम बस आवाज सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। सक्रिय सुनना, जब हम पूरी एकाग्रता से बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संवेदी सुनना, जब हम बात के पीछे छुपे भावों को समझते हैं। प्रतिबिंबित सुनना, जब हम सुनकर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। सुनने की ताकत कैसे बढ़ाएं? ध्यान लगाकर सुनें। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह से ध्यान दें। मोबाइल या अन्य चीजों से ध्यान न भटके। बात को बीच में न टोकें। दूसरे की पूरी बात सुने बिना बीच में कटाव किए। भावनाओं को समझें। सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं को भी महसूस करें। सवाल पूछें। जब बात पूरी हो जाए तो अगर कुछ समझ न आए तो सवाल पूछें। आंखों में देखें। बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखें, इससे आपका ध्यान बना रहेगा। समीक्षा करें। बाद में सोचें कि आपने क्या सुना और क्या समझा। सुनने के फायदे। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की कदर हो रही है। समझ बढ़ती है। बेहतर सुनने से हम बात को गहराई से समझ पाते हैं। गलतफहमियां कम होती हैं। जब हम पूरी बात सुनते हैं तो गलतफहमी की संभावना कम होती है। समस्या का सही समाधान। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो समस्या की असली वजह समझ आएगी और हल निकालना आसान होगा। सीखने का मौका। सुनना सीखने का एक बड़ा जरिया है जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सुनने में आने वाली समस्याएं। कई बार हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। हम पहले से ही अपनी सोच में लगे रहते हैं। हम दूसरों की बात को कम महत्व देते हैं। हम बात को जल्द खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से हमें सुनने की आदत को सुधारना बहुत जरूरी है। कहानी से समझिए। लेखक ने इस अध्याय में एक कहानी बताई है जिसमें एक व्यापारी ने अपने कर्मचारियों की बात ध्यान से सुनी और उनकी समस्याओं को समझा। इससे उसकी कंपनी में माहौल सुधरा और काम की गुणवत्ता बढ़ी। इस कहानी से पता चलता है कि सही सुनना कामयाबी की चाबी है। सुनने की ताकत बढ़ाने के टिप्स। रोजाना किसी की बात ध्यान से सुनने का अभ्यास करें। परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत में सक्रिय सुनने की कोशिश करें। ध्यान भटकने पर खुद को रोकें और फिर से ध्यान लगाएं। सुनने के बाद अपने शब्दों में बात को दोहराएं जिससे सामने वाले को लगे कि आप समझें। खुद को जल्दबाजी न करने दें, धैर्य से सुनें। निष्कर्ष। सुनना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। ये हमारी समझ को बढ़ाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और जीवन में सफलता दिलाती है। अगर हम सच में सुनना सीख लें तो हम न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि खुद को भी बेहतर बना पाएंगे। इसलिए अगली बार जब कोई बात करे तो केवल सुनने तक सीमित न रहें, पूरे दिल और दिमाग से सुनें। यही सुनने की असली ताकत है। अध्याय 4। प्रश्न पूछने की कला। प्रश्न पूछना एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये कला हमें न सिर्फ नई जानकारियां पाने में मदद करती है बल्कि हमारी सोच को भी बेहतर बनाती है। जब हम सही सवाल पूछते हैं तो हमें सही दिशा मिलती है और हम किसी भी समस्या को बेहतर समझ सकते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? सवाल पूछना मतलब होता है किसी विषय, विचार या घटना के बारे में ऐसी बातें जानना जिनसे हमारी समझ बढ़े। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अपने दिमाग को सक्रिय करते हैं और सोच को गहराई से लगाते हैं। ये प्रक्रिया हमें सही जानकारी तक पहुंचाती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। प्रश्न पूछने की ताकत क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सवाल पूछने से डरते हैं या सोचते हैं कि सवाल पूछना शर्म की बात है, लेकिन असल में सवाल पूछना सीखने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है। बड़े वैज्ञानिक, शिक्षक और सफल लोग हमेशा सवाल पूछते हैं क्योंकि उनसे ही नए विचार और खोज निकलती हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम न केवल अपनी समझ बढ़ाते हैं बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। इससे बेहतर बातचीत होती है और समस्याओं का हल आसानी से निकलता है। सही सवाल कैसे पूछें? सवाल पूछना आसान लगता है, लेकिन अच्छे सवाल पूछना एक कला है। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट और सीधा सवाल पूछें। सवाल ऐसा हो जिसे समझना आसान हो। खुले सवाल पूछें। ऐसे सवाल जो हाँ या ना में जवाब न हो बल्कि विस्तार से जवाब मांगे, जैसे ये कैसे हुआ या आपका क्या विचार है।
विवादास्पद सवाल पूछने से बचें। सवाल पूछें जिससे बातचीत सकारात्मक बने। सुनने के बाद सवाल करें। जब किसी की बात पूरी हो जाए तब सवाल पूछें, बीच में बाधा न डालें। अपने सवाल पर सोचें। सवाल पूछने से पहले सोचें कि आप क्या जानना चाहते हैं। प्रश्न पूछने के फायदे। गहराई से समझ आती है। सवाल पूछने से हम विषय को गहराई से समझ पाते हैं। नई जानकारी मिलती है। सवाल पूछने पर हमें नए तथ्य और जानकारियां मिलती हैं। समस्याओं का हल। सही सवाल से हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। रचनात्मक सोच बढ़ती है। सवाल पूछने से हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं। संचार बेहतर होता है। सवालों से बातचीत में स्पष्टता आती है और गलतफहमियां कम होती हैं। सवाल पूछने में आने वाली मुश्किलें। कई बार लोग सवाल पूछने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सवाल पूछना मूर्खता है। वे शर्माते हैं या डरते हैं कि कोई गलत समझेगा। उन्हें लगता है कि सवाल पूछना समय की बर्बादी है। वे सोचते हैं कि सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन ये सब गलतफहमियां हैं। सही सवाल पूछना सीखना बहुत जरूरी है। कहानी से समझिए। लेखक ने एक कहानी बताई है जिसमें एक बच्चा अपनी जिज्ञासा से कई सवाल पूछता रहा। उसके सवालों ने उसके शिक्षक को भी नए विचार दिए और बच्चे की समझ भी बहुत बढ़ गई। इससे पता चलता है कि सवाल पूछना कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्रश्न पूछने की कला कैसे बढ़ाएं? जिज्ञासा बनाए रखें। हर बात को जानने की इच्छा रखें। डर को दूर करें। सवाल पूछने में शर्म महसूस न करें। ध्यान से सुनें। जब किसी की बात सुनें तो उससे जुड़े सवाल सोचें। लिखकर सवाल बनाएं। जो बातें समझ न आए उनके सवाल लिखें। अलग अलग लोगों से सवाल पूछें। अलग अलग नजरिए से जानने की कोशिश करें। खुले सवाल पूछने की आदत डालें जो जवाबों को विस्तार देते हैं। निष्कर्ष। प्रश्न पूछना हमारी सोच और समझ को नया जीवन देता है। ये हमें नए रास्ते दिखाता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए अपने अंदर हमेशा जिज्ञासा बनाए रखें और सवाल पूछने से कभी ना डरें। हर सवाल एक नई सीख और नए मौके का द्वार खोलता है। इसलिए अगली बार जब आपको कुछ समझ में ना आए या आप कुछ नया जानना चाहें तो बिना हिचक सवाल पूछें। यही है प्रश्न पूछने की असली कला और शक्ति। अध्याय 5। धैर्य की शक्ति। धैर्य एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं, लेकिन धैर्य के बिना सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ये वो ताकत है जो हमें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि धैर्य क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब है परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बिना घबराए और बिना हार माने शांत और स्थिर रहना। इसका मतलब है कि जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार ना हों, तब भी उम्मीद बनाए रखना और लगातार प्रयास करते रहना। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर स्थिति में खुद को नियंत्रण में रखता है और सही वक्त आने तक इंतजार करता है। धैर्य की ताकत क्यों जरूरी है? जीवन में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन सच ये है कि बड़ी उपलब्धियां समय मांगती हैं। धैर्य के बिना हम जल्दी निराश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। धैर्य से हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाते हैं। ये हमें सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है, जिससे गलतियां कम होती हैं। धैर्य की ताकत से हम रिश्तों को भी मजबूत बना पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को समझने और उनके साथ सहनशीलता दिखाने में सक्षम होते हैं। धैर्य कैसे विकसित करें? सकारात्मक सोच अपनाएं। जब मुश्किलें आएं तो नकारात्मक सोच के बजाय सोचें कि ये भी बीत जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। इससे धैर्य बनाए रखना आसान होगा। सांस लेने का अभ्यास करें। जब गुस्सा या तनाव आए तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। ध्यान और मेडिटेशन करें। ये तकनीकें मन को शांत रखती हैं और धैर्य बढ़ाती हैं। अनुभव से सीखें। पहले के अनुभवों को याद करें जब आपने धैर्य दिखाया और सफल हुए। इससे प्रेरणा मिलेगी। अपनी सीमाएं समझें। हर समय एक जैसा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा समय दें। धैर्य के फायदे। बेहतर निर्णय। जब हम धैर्य रखते हैं तो जल्दीबाजी में लिए गए फैसले नहीं करते।
कम तनाव, धैर्य से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। रिश्ते मजबूत होते हैं। धैर्य से हम दूसरों को समझ पाते हैं और उनके साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। सफलता का रास्ता, धैर्यवान लोग हार नहीं मानते और अंत में सफल होते हैं। अधिकारों का सम्मान, धैर्य से हम दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। धैर्य की कमी से क्या होता है? जल्दी हार, बिना धैर्य के हम छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं। गलत फैसले, जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिश्तों में टूट, गुस्सा और अधीरता से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। तनाव और बीमारी, बिना धैर्य के व्यक्ति ज्यादा तनावग्रस्त रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी से सीख, लेखक ने एक कहानी बताई है जिसमें एक किसान था। वो बार बार अपनी फसल के लिए मेहनत करता, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फसल खराब हो जाती। लेकिन वो हार नहीं मानता और धैर्य से अगली फसल के लिए मेहनत करता रहता। अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है और वो बड़ा फल प्राप्त करता है। इस कहानी से पता चलता है कि धैर्य ही सफलता की चाबी है। धैर्य बढ़ाने के लिए दैनिक अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट ध्यान लगाएं और शांत रहें। जब भी जल्दी में गुस्सा आए तो खुद को रोकें और गहरी सांस लें। किसी भी समस्या को तुरंत हल करने की बजाय सोच समझकर कदम उठाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा करने की कोशिश करें। अपने आप को याद दिलाएं कि सफलता में समय लगता है। निष्कर्ष, धैर्य की शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। ये हमें मजबूत बनाती है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है और सफलता के रास्ते खोलती है। बिना धैर्य के हम अधूरे प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन धैर्य के साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में धैर्य को अपनाएं, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहें और मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। अध्याय 6, सहानुभूति की ताकत। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो इंसान को इंसानियत से जोड़ता है। इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं, तकलीफों और खुशियों को महसूस करना और समझना। सहानुभूति का होना हमारे रिश्तों को गहरा बनाता है और समाज में आपसी समझ और प्यार को बढ़ाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सहानुभूति क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सहानुभूति का मतलब क्या है? सहानुभूति का अर्थ है किसी के दर्द या खुशी को अपने दिल से महसूस करना। जब हम सहानुभूति रखते हैं तो हम किसी की समस्या को समझते हैं, चाहे वो हमारे लिए खुद की समस्या ना हो। इसका मतलब है कि हम उनके जूते में चलने की कोशिश करते हैं और उनके नजरिए से चीजों को देखते हैं। सहानुभूति क्यों जरूरी है? जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हम उनके प्रति दया, प्यार और सम्मान दिखाते हैं। ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। सहानुभूति से हम बेहतर दोस्त, साथी और इंसान बनते हैं। समाज में भी सहानुभूति बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें दूसरों की मदद करने और समझने के लिए प्रेरित करती है। ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। सहानुभूति कैसे विकसित करें? ध्यान से सुनें। जब कोई बात करे तो बिना बीच में टोके ध्यान से सुनें। दूसरों के नजरिए से देखें। सोचें कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा होगा। सवाल पूछें, उनके बारे में पूछें ताकि उनकी भावनाओं को बेहतर समझ सकें। सहायता करें। जब कोई दुखी हो तो उसकी मदद करें। अपने अनुभव साझा करें। जब आप भी किसी कठिनाई से गुजरे हों तो अपनी कहानी बताएं, जिससे सामने वाले को लगे कि आप समझते हैं। धैर्य रखें। सहानुभूति में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि सभी बात तुरंत समझ में नहीं आती। सहानुभूति के फायदे: रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। बेहतर संवाद: सहानुभूति से बातचीत में गर्मजोशी आती है और समझ बढ़ती है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो लोग सहानुभूति दिखाते हैं वे खुद भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। समाज में शांति: जब सब एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो झगड़े कम होंगे और समाज शांतिपूर्ण रहेगा। समस्याओं का समाधान: सहानुभूति से हम बेहतर समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम समस्या को गहराई से समझते हैं। सहानुभूति में आने वाली चुनौतियां: कभी कभी हम अपनी व्यस्तता और तनाव के कारण दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। कुछ लोग खुद की भावनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि दूसरों के लिए जगह नहीं निकाल पाते। गलतफहमी हो सकती है अगर हम सामने वाले की बात को सही तरीके से नहीं समझें। कहानी से समझिए:
लेखक ने एक कहानी में बताया कि कैसे एक शिक्षक ने अपने छात्र की समस्याओं को समझा और उसका सही मार्गदर्शन किया। उस शिक्षक की सहानुभूति ने बच्चे के जीवन को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सहानुभूति से हम दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सहानुभूति बढ़ाने के उपाय: ध्यान लगाकर सुनना सीखें, लोगों की भाषा और भावनाओं पर ध्यान दें, स्वयं को दूसरों की जगह पर रखकर सोचें, निरंतर अभ्यास करें, जैसे किसी की मदद करना या उसकी बातें समझना, दूसरों के अनुभवों से सीखें। निष्कर्ष: सहानुभूति एक अद्भुत शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर स्थान बनाती है। जब हम दूसरों के दर्द और खुशियों को समझते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए अपने दिल को खोलें, दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करें और सहानुभूति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये ताकत आपको जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगी। अध्याय 7: संचार की कला। संचार या बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण कला है जिसे हम हर दिन अपने जीवन में उपयोग करते हैं। सही तरीके से बातचीत करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, काम में सफलता मिलती है और हम दूसरों से बेहतर समझ बना पाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संचार क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। संचार क्या है? संचार का मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बात को समझना। ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। जब हम स्पष्ट और प्रभावी तरीके से संवाद करते हैं, तो हमारी बात लोगों तक आसानी से पहुंचती है। संचार के प्रकार: मौखिक संचार, इसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं, जैसे बातचीत, टेलीफोन पर बात करना, मीटिंग में बोलना। अमौखिक संचार, इसमें शब्दों के बिना हम अपने विचार और भावनाएं बताते हैं, जैसे हाव भाव, शरीर की भाषा, आंखों का संपर्क। लिखित संचार, इसमें हम अपनी बात को लिखकर बताते हैं, जैसे पत्र, ईमेल, मैसेज। दृश्य संचार, इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट आदि के माध्यम से जानकारी दी जाती है। अच्छा संचार क्यों जरूरी है? रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम खुलकर और साफ बात करते हैं, तो गलतफहमी नहीं होती। काम में सफलता, अच्छे संचार से हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से पेश कर पाते हैं, जिससे काम आसान होता है। समस्याओं का समाधान, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, तो समस्याएं जल्दी हल हो जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हम अच्छे से बात करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। टीम वर्क अच्छा होता है, जब सभी सही तरीके से संवाद करते हैं, तो टीम में तालमेल बढ़ता है। संचार कैसे बेहतर करें? ध्यान से सुनें। बातचीत में सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं, दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। स्पष्ट और सरल भाषा बोलें, अपनी बात को आसान शब्दों में और साफ साफ कहें। शरीर की भाषा का ध्यान रखें, हाव भाव और आंखों का संपर्क अच्छा होना चाहिए। सवाल पूछें, अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछें, इससे बातचीत में स्पष्टता आती है। भावनाओं को समझें, दूसरों की भावनाओं को समझकर बातचीत करें, जिससे रिश्ते मजबूत हों। अच्छा वक्ता बनने की कोशिश करें, अभ्यास से आप बेहतर बोलने और समझाने वाले बन सकते हैं। आम गलतियां जो संचार में होती हैं: ध्यान न देना, जब हम ध्यान न देकर बात सुनते हैं, तो गलतफहमी हो जाती है। बहुत ज्यादा बोलना, बातचीत में अगर सिर्फ हम ही बोलते रहें, तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है। गुस्से में बोलना, गुस्से में कहा गया शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। अस्पष्ट बात करना, जब हम अपनी बात साफ न कहें, तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होती है। टेलीफोन या मैसेज में गलत समझना, लिखित संचार में भावनाओं का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए सावधानी रखें। कहानी से सीख, लेखक ने एक कहानी बताई है जिसमें दो दोस्त थे। एक दोस्त ने अपने दिल की बात दूसरे से नहीं कही, जिससे गलतफहमी बढ़ गई और उनका रिश्ता कमजोर हो गया। लेकिन जब उन्होंने खुलकर बात की, तो सारी समस्याएं दूर हो गईं। इससे पता चलता है कि सही संचार रिश्तों को बचाने और मजबूत करने में कितना जरूरी है। अभ्यास से संचार में सुधार, रोजाना अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में बोलने का अभ्यास करें। लोगों के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत बढ़ाएं। दूसरों की बात ध्यान से सुनने की आदत डालें। मीटिंग या बातचीत में भाग लें और सवाल पूछें। अपने हाव भाव और चेहरे के भाव पर ध्यान दें। गलतियों से सीखें और सुधार करें। निष्कर्ष, संचार की कला हमें जीवन में सफलता, अच्छे रिश्ते और संतोष देती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं।
इसलिए अपनी बातचीत सुधारें, दूसरों से खुलकर बात करें और सुनने की कला को भी अपनाएं। स्मरण रहे, अच्छे संचार से ही जीवन में सही समझ और खुशहाली आती है। अध्याय 8 समय प्रबंधन की कला। समय एक बहुत कीमती संसाधन है जो हमारे पास सीमित होता है। अगर हम समय को सही ढंग से प्रबंधित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि समय प्रबंधन क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन का मतलब है अपने समय का सही इस्तेमाल करना ताकि हम अपने सारे काम समय पर कर सकें और फालतू की चीजों में समय खराब न करें। इसका मतलब है कि हम अपने दिन, सप्ताह या महीने के कामों को अच्छे से प्लान करें और प्राथमिकता दें। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? काम पूरा करने में मदद। सही समय प्रबंधन से हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तनाव कम होता है। जब हम काम समय पर करते हैं तो तनाव कम रहता है। जीवन में संतुलन आता है। काम और आराम दोनों के लिए समय निकाल पाते हैं। सफलता मिलती है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। अवसर का फायदा। समय का सदुपयोग कर हम नए मौके पा सकते हैं। समय प्रबंधन के मुख्य नियम। कामों को प्राथमिकता देना। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम पहले करें। सुनियोजित योजना बनाना। अपने दिन का या हफ्ते का प्लान बनाएं। समय सीमा तय करना। हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। फालतू चीजों से बचना। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की बातों में समय न गंवाएं। आराम और ब्रेक लेना। लगातार काम करते रहने से बचें, बीच बीच में आराम करें। समय प्रबंधन कैसे करें? सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय बहुत फायदेमंद होता है। एक टू डू लिस्ट बनाएं। दिन में करने वाले कामों की लिस्ट बनाएं। कामों को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े काम को छोटे छोटे भागों में करें। डेडलाइन तय करें। हर काम की समय सीमा बनाएं और उसे पूरा करें। अप्राथमिक कार्यों को टालें। ऐसे काम जो जरूरी नहीं है उन्हें बाद के लिए छोड़ें। डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें। कैलेंडर, रिमाइंडर ऐप से मदद लें। समय प्रबंधन में आने वाली बाधाएं। टाल मटोल करना। काम को देर तक टालना। ध्यान भटकना। बार बार मोबाइल या दूसरे काम में ध्यान लगना। अनुशासन की कमी। खुद को नियमों का पालन करने में कमजोर पाना। अत्यधिक काम लेना। बहुत सारे काम एक साथ लेने से थकावट। परफेक्शनिज्म। हर काम को पूरी तरह से सही करने की चाह में ज्यादा समय लगाना। कहानी से सीख। एक बार एक छात्र था जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वह हमेशा देर से पढ़ाई करता और बार बार टाल मटोल करता। उसके शिक्षक ने उसे समय प्रबंधन का महत्व समझाया। छात्र ने अपनी दिनचर्या बदलकर सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई की योजना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और वह सफल हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। समय प्रबंधन के फायदे। काम समय पर पूरा होता है। तनाव और चिंता कम होती है। काम और परिवार में संतुलन बना रहता है। आप ज्यादा उत्पादक बनते हैं। जीवन में अनुशासन आता है। लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं। निष्कर्ष। समय प्रबंधन सीखना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करता है, तनाव कम करता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। अगर हम समय की कदर करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज से ही समय प्रबंधन को अपनाएं, अपने कामों को सही ढंग से प्लान करें और सफलताओं की ओर बढ़ें। अध्याय 9 समस्या समाधान कौशल। जीवन में हम सभी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान करना सीखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समस्या समाधान कौशल क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। समस्या समाधान कौशल क्या है? समस्या समाधान कौशल का मतलब है किसी भी समस्या को समझना, उसके कारणों का पता लगाना और फिर उसके लिए सही समाधान खोजकर उसे लागू करना। ये एक सोचने समझने और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान क्यों जरूरी है? जीवन आसान बनाता है। समस्याओं का सही समाधान करने से जिंदगी में बाधाएं कम होती हैं। सफलता में मदद करता है। जो लोग अच्छे समाधान खोजते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। दिमाग तेज करता है।
इससे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। समस्याओं को समझदारी से हल करने से रिश्तों में मजबूती आती है, नई चीजें सीखने को मिलता है। हर समस्या एक सीखने का मौका होती है। समस्या समाधान के मुख्य कदम। समस्या को पहचानना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि असल में समस्या क्या है। जानकारी इकट्ठा करना। समस्या के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं ताकि सही समाधान निकाल सकें। विकल्पों पर विचार करना। विभिन्न समाधान सोचें और उनका फायदा नुकसान समझें। सही समाधान चुनना। सबसे बेहतर विकल्प को चुनें। कार्रवाई करना। चुने हुए समाधान को लागू करें। परिणाम का मूल्यांकन। देखें कि समाधान सही काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो दूसरा विकल्प अपनाएं। समस्या समाधान के तरीके। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, नए और अनोखे तरीके सोचें। तर्कशीलता, लॉजिकल थिंकिंग, समस्या को तार्किक तरीके से समझें और हल करें। सहयोग लेना, दूसरों से राय और मदद लें। धैर्य रखना, जल्दी हार न मानें, कोशिश करते रहें। फोकस बनाए रखना, समाधान पर ध्यान केंद्रित रखें, विचलित ना हों। आम गलतियां जो समस्या समाधान में होती हैं। समस्या को नजरअंदाज करना, समस्या को टालना या न समझना, जल्दी में निर्णय लेना, बिना पूरी जानकारी के फटाफट फैसला करना, सिर्फ एक समाधान पर अड़चना, दूसरे विकल्पों पर ध्यान न देना, दूसरों की मदद न लेना, अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करना, भावनाओं में आकर फैसला लेना, गुस्से या डर में गलत निर्णय लेना। कहानी से सीख। एक बार एक किसान को अपने खेत में कीड़े लग गए। वो बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे किसानों से सलाह ली, नए तरीके अपनाए और अपने खेत को बचाया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या समाधान में धैर्य, सोच और मदद लेना कितना जरूरी है। समस्या समाधान के फायदे। जीवन में परेशानी कम होती है, सुनियोजित सोच विकसित होती है, अच्छे फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है, रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, नई चुनौतियों का सामना करना आसान होता है। निष्कर्ष। समस्या समाधान कौशल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि नई चीजें सीखकर और बेहतर इंसान बन सकते हैं। जीवन में हर समस्या एक मौका है जो हमें मजबूत बनाती है। इसलिए समस्या से घबराएं नहीं, बल्कि उसे समझें, सोचें और सही कदम उठाएं। ये कौशल आपको जीवन में सफल और खुशहाल बनाएगा। अध्याय 10। सकारात्मक सोच की ताकत। हमारे जीवन में सकारात्मक सोच बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हमारा दिमाग सकारात्मक होता है तो हम मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं खोते और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सकारात्मक सोच क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे कैसे अपनाया जाए। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखना और विश्वास रखना कि सब कुछ सही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्याओं को न देखें, बल्कि हम उनके समाधान में उम्मीद और विश्वास रखते हैं। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? तनाव कम होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सकारात्मक सोच से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। संबंध मजबूत होते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं। सफलता के अवसर बढ़ते हैं। हम चुनौतियों को अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच के मुख्य तत्व। आभार व्यक्त करना, हर छोटी छोटी अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहना। नकारात्मक विचारों से बचना, जब भी नकारात्मक सोच आए उसे तुरंत रोकें। स्वयं से सकारात्मक बातें करना, खुद को प्रेरित करने वाले शब्द कहना। सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान देना, अपने उद्देश्य को याद रखना और मेहनत करना। सकारात्मक लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों से मिलना जो आपको प्रोत्साहित करें। सकारात्मक सोच कैसे बढ़ाएं? रोजाना सुबह और शाम सकारात्मक बातें करें। अपनी उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी हों। सकारात्मक किताबें और वीडियो देखें। अपने विचारों को नियंत्रित करें, नकारात्मकता आने न दें। ध्यान और योग जैसी तकनीकों से मन को शांत रखें। आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। नकारात्मक सोच से बचने के तरीके। अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानें। उन विचारों को बदलकर सकारात्मक सोच से प्रतिस्थापित करें। दूसरों से तुलना करना बंद करें।
अतीत की गलतियों को बार बार ना सोचें। समस्याओं पर ज्यादा चिंता ना करें, समाधान पर ध्यान दें। कहानी से सीख। एक बार दो किसान थे जो एक ही गांव में रहते थे। एक किसान हर बात में शिकायत करता रहता था, तो दूसरा हर मुश्किल में भी उम्मीद बनाए रखता था। समय के साथ सकारात्मक सोच वाला किसान सफल और खुशहाल रहा, जबकि दूसरा परेशान और दुखी। यह कहानी बताती है कि सोच में बदलाव से जिंदगी कैसे बदलती है। सकारात्मक सोच के फायदे। जीवन में खुशहाली आती है, नई ऊर्जा मिलती है, मुश्किल समय में भी हिम्मत बनी रहती है, संबंधों में मिठास बढ़ती है, काम में सफलता मिलती है। निष्कर्ष, सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बेहतर बनाने की चाबी है। यह हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है और खुशहाल जीवन का रास्ता दिखाती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, हर दिन खुद को प्रेरित करें और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर समझें। याद रखें, आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर सोच अच्छी होगी तो जीवन भी अच्छा होगा। अध्याय 11। नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स। नेतृत्व यानी लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी पद पर होना या आदेश देना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कला है जिसमें आप दूसरों को सही दिशा में प्रेरित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके साथ मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय बताता है कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए और यह कौशल हर किसी के लिए क्यों जरूरी है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व वह क्षमता है जिससे आप किसी समूह या टीम को एक उद्देश्य के लिए साथ लेकर चलते हैं। इसमें केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना, सहयोग देना और उदाहरण बनकर दिखाना भी शामिल होता है। एक अच्छा नेता वो होता है जो खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। नेतृत्व कौशल क्यों जरूरी है? दिशा देने के लिए। एक अच्छा नेता टीम को एक सही दिशा में ले जाता है। प्रेरणा देने के लिए। नेता दूसरों को प्रेरित करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करें। समस्याओं को हल करने के लिए। जब कठिन समय आता है तो लीडर रास्ता निकालता है। समूह में एकता बनाए रखने के लिए। अच्छा लीडर सबको साथ लेकर चलता है। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए। लीडर का व्यवहार टीम के माहौल को बनाता या बिगाड़ता है। एक अच्छे नेता की विशेषताएं। दृष्टिकोण, उसे पता होता है कि वो कहां जाना चाहता है। ईमानदारी और विश्वास, वो सच्चा और भरोसेमंद होता है। सुनने की कला, वो केवल बोलता नहीं, दूसरों को सुनता भी है। निर्णय लेने की क्षमता, वो सही समय पर सही निर्णय लेता है। जिम्मेदारी लेना, अगर कुछ गलत हो जाए तो वो भागता नहीं, जिम्मेदारी लेता है। सहयोगी स्वभाव, वो दूसरों की मदद करता है, प्रेरित करता है। नम्रता, वह अपने पद को घमंड का कारण नहीं बनाता। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित करें? स्वयं को जानें, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें। अच्छे लीडर से सीखें, महान नेताओं की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। छोटे स्तर से शुरुआत करें, पहले छोटे समूहों का नेतृत्व करें। टीम वर्क में विश्वास रखें, अकेले नहीं, टीम के साथ मिलकर काम करें। सकारात्मक सोच रखें, हर मुश्किल में समाधान खोजने की आदत डालें। संचार कौशल सुधारें, अपनी बात स्पष्ट, शांत और प्रभावशाली ढंग से रखें। फीडबैक लें, दूसरों से पूछें कि आप कैसा कर रहे हैं और सुधार करें। एक छोटी कहानी। रामू एक स्कूल का छात्र था। एक दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, लेकिन सभी बच्चे उलझे हुए थे। रामू ने सबको इकट्ठा किया, काम बांटा, सबकी मदद की और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करवा दिया। सभी ने उसकी सराहना की और शिक्षक ने उसे नेता कहा। इससे पता चलता है कि नेता बनने के लिए पद नहीं, सोच और व्यवहार जरूरी है। नेतृत्व के लाभ। व्यक्तिगत विकास होता है, दूसरों का विश्वास मिलता है, आपको नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, टीम में सम्मान बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। नेतृत्व में आने वाली चुनौतियां। टीम में मतभेद, सभी की सोच अलग होती है, उन्हें जोड़ना कठिन हो सकता है। फैसलों की जिम्मेदारी, हर निर्णय का असर पूरे समूह पर होता है। तनाव का सामना, लीडर को मुश्किल समय में भी शांत रहना होता है। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं, कई बार आलोचना झेलनी पड़ती है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना धैर्य, समझदारी और सही सोच से किया जा सकता है।
निष्कर्ष, नेतृत्व कौशल कोई जन्म से नहीं लाता, यह सीखा और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं नेता बनता है, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों में, काम की जगह पर या समाज में। अगर आप में सही सोच, नम्रता, जिम्मेदारी और सहयोग की भावना है तो आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के लीडर को जगाइए, अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। अध्याय 12, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाएं हर इंसान के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। हम हर दिन कई भावनाओं से गुजरते हैं, खुशी, गुस्सा, दुख, डर, शर्म, उत्साह और बहुत कुछ। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना भी एक बहुत बड़ी कुशलता स्किल है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे विकसित किया जाए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना, उन पर नियंत्रण रखना और सही तरीके से जवाब देना। ये एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे पेशेवर, कामकाजी जीवन में भी सफलता लाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 मुख्य भाग। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि हम कब क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अनजाने में गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, अपने गुस्से, डर या दुख को काबू में रखना। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि ये कि हम उन पर हावी ना हों। प्रेरणा, मोटिवेशन, खुद को सकारात्मक बनाए रखना और निराशा में भी हार ना मानना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अंदर से प्रेरित रहते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और समझना, ये हमें संवेदनशील और सहयोगी बनाता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, अच्छे रिश्ते बनाना, सही ढंग से बात करना, टीम के साथ काम करना, ये सब भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? बेहतर रिश्ते बनते हैं। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं तो झगड़े और गलतफहमियां कम होती हैं, तनाव कम होता है, आप गुस्से या तनाव से निपटने के सही तरीके जानते हैं, नेतृत्व गुण बढ़ता है, आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ और प्रेरित कर पाते हैं, निर्णय लेने में मदद मिलती है, भावनाएं काबू में हों तो निर्णय भी संतुलित होते हैं। स्वस्थ मानसिक जीवन, आप भावनात्मक रूप से मजबूत और संतुलित रहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं? रोज आत्मनिरीक्षण करें। दिन खत्म होने पर सोचें कि आपने क्या महसूस किया और क्यों। क्या कोई बात आपको दुखी या गुस्से में कर गई? गहरी सांस लें। जब भावनाएं तेज हों तो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करें। इससे सोचने का समय मिलता है। जजमेंट से बचें। दूसरों की भावनाओं को समझें, बिना तुरंत राय बनाए। ध्यान से सुनें। जब कोई कुछ कह रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। माफ करना सीखें। पुराने गुस्से को पकड़कर रखने से खुद का ही नुकसान होता है। अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। अपनी भावनाएं ऐसे शब्दों में कहें जिससे बात बिगड़े नहीं, सुधरे। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक ऑफिस में 2 कर्मचारी थे, अजय और राहुल। एक दिन बॉस ने गलती से अजय को डांट दिया, जबकि राहुल की थी। अजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बिना झगड़े के बाद में बॉस से अकेले में बात की। जब बॉस को सच्चाई पता चली, उन्होंने माफी मांगी और अजय की समझदारी की तारीफ की। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली बुद्धिमत्ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के फायदे। रिश्तों में गहराई और मजबूती आती है। टीम वर्क और सहयोग बेहतर होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक शांति बनी रहती है। सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। निष्कर्ष, भावनाएं हमारे जीवन की शक्ति हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझते और सही दिशा देते हैं तो वही भावनाएं हमारी ताकत बन जाती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है जिसे हम रोज की छोटी छोटी बातों से सीख सकते हैं। इसलिए अपने भीतर झांकिए, खुद को समझिए और दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए। यही एक ऐसा इग्नोर्ड स्किल है जो अगर आप सीख लें तो जीवन की कई मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। अध्याय 13, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सफलता की एक चाबी हो तो वो है आत्म अनुशासन।
यह एक ऐसी आदत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यह अध्याय हमें बताता है कि आत्म अनुशासन क्या होता है, यह हमारे जीवन में कितना जरूरी है और इसे कैसे अपनाया जाए। आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन का मतलब है अपने मन, आदतों और व्यवहार को नियंत्रित करना ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकें। यह वो शक्ति है जो हमें अभी नहीं वाले काम से हटाकर अभी करो पर लाती है। यह हमें टीवी देखने या देर तक सोने की बजाय पढ़ाई, मेहनत और अभ्यास की ओर ले जाती है। आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? लक्ष्य पाने के लिए। अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो अनुशासन ही उसे पूरा करने का रास्ता दिखाता है। समय का सही उपयोग। अनुशासित व्यक्ति समय की कद्र करता है और हर पल का सही उपयोग करता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। कम तनाव, अधिक संतुलन। अनुशासित जीवन में अव्यवस्था नहीं होती, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। लंबे समय तक सफल होने की आदत। शॉर्टकट नहीं, निरंतर मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। आत्म अनुशासन के उदाहरण: सुबह तय समय पर उठना, रोज पढ़ाई या अभ्यास करना, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग, फालतू खर्चों से बचना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, हेल्दी खाना और नियमित व्यायाम करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा और अनुशासित जीवन बनाती हैं। आत्म अनुशासन की कमी के नुकसान: काम अधूरे रह जाते हैं, आलस्य और पछतावा बढ़ता है, जीवन में निराशा आती है, लक्ष्य दूर होते जाते हैं, दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। कई लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन सिर्फ अनुशासन की कमी की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते। आत्म अनुशासन कैसे बनाएं? 1. छोटे लक्ष्य बनाएं। एकदम बड़े बड़े बदलाव करने की बजाय छोटे छोटे सुधारों से शुरू करें। जैसे मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, बाद में धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2. नियम बनाएं और उनका पालन करें। खुद के लिए दिनचर्या बनाएं, जैसे उठने का समय, सोने का समय, काम करने के घंटे आदि, फिर उनसे डटे रहें। 3. प्रलोभनों से दूर रहें। जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उनसे दूरी बनाएं, जैसे पढ़ाई करते समय मोबाइल बंद रखें। 4. इनाम और सजा का तरीका अपनाएं। अगर आपने लक्ष्य पूरा किया तो खुद को छोटा सा इनाम दें, अगर नहीं किया तो खुद को थोड़ी सजा, जैसे आज टीवी नहीं देखूंगा। 5. धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। अनुशासन एक दिन में नहीं आता, इसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। रवि एक सामान्य छात्र था। वो हमेशा सोचता था कि पढ़ाई करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता था। फिर उसने तय किया कि वो रोज सुबह 6 बजे उठेगा और 1 घंटा पढ़ाई करेगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो समय पर उठने लगा, पढ़ने लगा और कुछ महीनों में उसकी रैंक क्लास में टॉप 5 में आ गई। रवि का बदलाव सिर्फ एक कारण से आया: आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन और आज का युग। आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाव। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स, ये सब हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। ऐसे में आत्म अनुशासन ही है जो हमें इनसे बचाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू रख सकता है वही दुनिया पर भी विजय पा सकता है। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन कोई बाधा नहीं बल्कि आजादी है। यह आपको बंधन में नहीं डालता, बल्कि आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। यह वो गुण है जो आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद करता है। आपके पास कितनी प्रतिभा है ये उतना मायने नहीं रखता, आप अपने आप को कितना नियंत्रित कर पाते हैं वही असली फर्क लाता है। आज ही से छोटी छोटी चीजों में अनुशासन की शुरुआत करें। आप देखेंगे धीरे धीरे बड़ा बदलाव आपके जीवन में उतरने लगेगा। संपूर्ण पुस्तक का समापन। अनदेखी कौशलों की असली ताकत। इस किताब द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स ने हमें ये समझाया कि हमारे जीवन में कई ऐसे कौशल होते हैं जिन्हें समाज या शिक्षा प्रणाली में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन यही कौशल हमारे जीवन की दिशा और सफलता तय करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ डिग्री, IQ या टेक्निकल स्किल से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे व्यवहार, सोचने का तरीका और लोगों के साथ हमारे संबंध ही असली ताकत होते हैं।
इस किताब ने हमें इन्हीं अनदेखे लेकिन बेहद जरूरी कौशलों की अहमियत समझाई। आइए अब इस पूरी किताब में बताए गए जरूरी संदेशों को एक नजर में आसान भाषा में समझते हैं। सार, क्या सीखा हमने इस किताब से? 1. ध्यान देना, फोकस करना। फोकस ही वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। अगर हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें तो काम जल्दी और बेहतर होता है। 2. सुनने की कला। अच्छे श्रोता बनने से हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं और रिश्तों में गहराई आती है। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी कला है। 3. धैर्य। सब कुछ एक दिन में नहीं होता। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। 4. आत्म अनुशासन। ये खुद से किया गया वादा है। यदि हम अपने समय, आदतों और इच्छाओं को काबू में रखें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। 5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनाओं को समझना और उन्हें सही समय पर सही दिशा देना, ये गुण हमें दूसरों से जोड़ते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। 6. आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। जो है उसका धन्यवाद करना सीखें। इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और मन शांत रहता है। 7. सहानुभूति और समझदारी। दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना बहुत जरूरी है। इससे हम बेहतर इंसान बनते हैं और समाज में मिलकर चलना सीखते हैं। 8. आत्म मूल्यांकन। खुद को समय समय पर परखना बहुत जरूरी है। इससे हमें अपनी गलतियां, कमजोरियां और सुधार की जरूरत समझ में आती है। 1. ये कौशल क्यों अनदेखे रह गए? कई बार हम इन सभी गुणों को मामूली समझते हैं क्योंकि ये किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। स्कूल या कॉलेज में हमें मैथ्स, साइंस या टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, कैसे फैसले लिए जाएं, गलतियों से कैसे सीखा जाए, ये कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से ये कौशल इग्नोर्ड यानी अनदेखे रह जाते हैं। लेकिन जब जीवन की असली परीक्षा सामने आती है तो इन्हीं कौशलों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। प्रगति कहाँ से शुरू करें? आप सोच सकते हैं, अब क्या करूं? तो जवाब है, बदलाव की शुरुआत आप खुद से करें। हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट आत्मचिंतन करें। छोटे छोटे अनुशासन बनाएं, जैसे समय पर सोना, उठना, मोबाइल कम इस्तेमाल करना। जब कोई बोले, ध्यान से सुनें। खुद से ईमानदार रहें, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? एक डायरी रखें, अपने भावनाओं, आदतों और व्यवहार को लिखें। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। केवे, सफलता का असली रहस्य। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, छोटे अनदेखे कौशल ही जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर काम आते हैं। जब आप तनाव में हो तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको संभालती है। जब आप थकें तो आत्म अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। जब आप टूटें तो आभार और धैर्य आपको फिर से जोड़ते हैं। जब आप अकेले हों तो आत्म जागरूकता आपका साथ देती है। यही वो चीजें हैं जो हर सफलता की नींव हैं। अंतिम शब्द, द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स केवल एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दिशा है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर है। हमें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, पहले खुद को समझने की जरूरत है। जीवन कोई रेस नहीं, ये एक यात्रा है जिसमें संतुलन, शांति और समझ जरूरी है। इस किताब ने जो ज्ञान दिया है, अगर हम उसे अपनाएं तो हम न केवल बेहतर इंसान बनेंगे बल्कि एक शांत, सफल और संतुलित जीवन जी पाएंगे। आप भी अपने इग्नोर्ड स्किल्स पर ध्यान दें, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि जो स्किल्स दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, वही हमारे जीवन की असली ताकत बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही दमदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला ज्ञानवर्धक वीडियो हो सकता है आपकी सोच और जीवन दोनों बदल दे। मिलते हैं अगली बुक के साथ, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।